नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं बेंगलुरु की खबर से, जहां 44 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। हड़कंप मचा, पुलिस हरकत में आई, बच्चों को घर भेजा गया फौरन, लेकिन बम कहीं भी नहीं मिला। पुलिस ने इस मेल को, इस धमकी को फर्जी पाया। अब मेल भेजने वाले की तलाश हो रही है। निहाल किदवई की बेंगलुरु से ये रिपोर्ट देखिए। स्कूल के बाहर अपने बच्चों की हिफाजत को लेकर चिंतित और परेशान अभिभावक। अंदर पुलिस का एंटी सैबोटाज स्क्वाड बम तलाशता हुआ। 40 से ज्यादा स्कूलों को यह मेल भेजा गया। मेल सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ है, लेकिन शुरुआत इस पंक्ति से होती है: स्कूल परिसर में विस्फोटक उपकरण लगाए गए हैं। जांच में किसी भी स्कूल में बम नहीं मिला, लेकिन अफरा तफरी मची रही। शहर के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने फौरन ट्वीट किया। बेंगलुरु शहर के कुछ स्कूलों को सुबह बम की धमकी का संकेत देने वाले ईमेल मिले हैं। बम खोजी दस्तों को लगाया गया। ये कॉल फर्जी लगती है। दोषियों का पता लगाया जाएगा। पिछले साल भी बेंगलुरु में इसी तरह कई स्कूलों को बम की धमकी भरे ईमेल भेजे गए थे और एक युवक की इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई थी। मौजूदा मामले में सरकार ने फौरन मेल भेजने वाले को पकड़ने का आदेश दिया है। ईमेल ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ईमेल के सोर्स का हम पता लगा रहे हैं। हमने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराधियों के पकड़े जाने को प्राथमिकता दी है। ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಈಗ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। इस शहर में दूसरी बार इस तरह के धमकी भरे मेल भेजे गए। बच्चों की सुरक्षा को लेकर माता पिता की परेशानी और उनकी मानसिक स्थिति का आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि पुलिस फौरन कार्रवाई करते हुए सभी अपराधियों को पकड़े और कड़े कानून के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाए। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने वाले 12 में से 6 रैट माइनर्स दिल्ली के हैं। इनमें से कोई अपनी बहन की शादी छोड़कर वहां गया, तो कोई अपने बच्चे को पड़ोसियों के हवाले करके वहां पहुंचा। दिखाते हैं इन रैट माइनर्स की जिंदगी पर रविश रंजन शुक्ला की दिल्ली से ये विशेष रिपोर्ट। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने की कोशिश में जब बड़ी बड़ी मशीनें टूट गईं, तब सबको वो मजदूर याद आए जो अपने हाथों से पहाड़ तोड़ते रहे हैं। ऐसे 12 रैट माइनर्स ने 21 घंटे में पत्थर को मिट्टी की तरह मसलकर इतिहास रच दिया। आज दुनिया ने इनको कंधे पर उठा रखा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। 12 रैट माइनर्स टीम के लीडर मुन्ना कुरैशी और वकील हसन रंगरेज हैं। 22 नवंबर को ये टीम सिलक्यारा टनल के लिए रवाना हुई। तब मोहम्मद नसीम के बहन की 3 दिन बाद शादी थी और मुन्ना कुरैशी ने अपने 3 छोटे बच्चों को पड़ोसियों के हवाले कर दिया था। मन में सिर्फ एक ही बात थी कि अपने मजदूर भाइयों को संकट से निकालना है। मैं छाले पड़ गया, तब तो खैर 2-3 दिन हो गए, क्योंकि हमने मट्टी को भी, जैसे मट्टी काटते हैं दिल्ली में, पत्थर को भी मट्टी की तरह टारगेट बना रखा था। एक जुनून, एक जज्बात, किस बात का कि अपने 41 भाई जो उसमें दबे हुए हैं उन्हें निकाल के लाना। प्रयास हर तरीके का करा हमने। मशीन से ज्यादा मेहनत नहीं थी, जज्बात था, जुनून था सर। ये देखा ही नहीं जा रहा था कि हमें करना क्या है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि अंदर जो बंदे हैं ना, कितनी जल्दी टारगेट बनाकर उन्हें पकड़ना। दिल्ली के ये 6 मजदूर करावल नगर की श्रीराम कॉलोनी की इन तंग गलियों में रहते हैं। कल तक इन अनजान मजदूरों को कोई नहीं जानता था, लेकिन उत्तरकाशी से लौटने के बाद इन 6 मजदूरों की कहानी अब हर कोई सुनना चाहता है। आम लोगों से लेकर मुख्यमंत्री तक इनसे मुलाकात कर इनकी सफलता में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस चमक दमक से कुछ दूर हम आपको लेकर चलते हैं बजबजाती नालियों को पार करके इन तंग गलियों से होते हुए रैट माइनर मुन्ना कुरैशी के मकान की ओर। ये वही मुन्ना कुरैशी हैं जिनकी सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों की गले लगाते हुए फोटो बहुत वायरल हुई थी। मुन्ना कुरैशी को खोजते हुए हम इस इमारत की
दूसरी मंजिल के एक सुरंग नुमा कॉरिडोर में पहुंचे। कोरोना में पत्नी की मौत के बाद मुन्ना कुरैशी ही अपने 3 बच्चों को पाल रहे हैं। किराए का ये एक 10 बाई 8 का एक कमरा है और यहाँ पर आप देखिए कि ये मुन्ना कुरैशी का कमरा, कुछ ज़रूरी सामान, संपत्ति के नाम पर टीन के ये 3 छोटे डिब्बे, एक संदूक और खाना बनाने के लिए इसी कमरे में रखा एक गैस चूल्हा और सोने के लिए ये बेड, जहाँ पर मुन्ना और उनके 3 बच्चे यहाँ पर सोते हैं। कोरोना के वक्त अच्छा इलाज न मिल पाने की वजह से मुन्ना कुरैशी की जो पत्नी हैं उनकी मौत हो गई और मुन्ना कुरैशी के काम को दुनिया भर के लोगों ने टीवी पर देखा, लेकिन मुन्ना कुरैशी का जो परिवार है उसके पास टीवी नहीं था तो वो टीवी पर नहीं देख सका। लोगों के मुंह से ज़बानी उन्होंने इनका कारनामा सुना कि किस तरीके का इन्होंने शानदार काम किया है। सोच का आज मुझे इतनी खुशी है, जब मैं उसे भी भूल गया हूँ, मुझे एक खुशी के आंसू है जो मुझे इतना प्यार मिल रहा पूरे भारत से। और हमारे जो 41 मजदूर भाई थे वो बच गए, मुझे उनकी और ज़्यादा खुशी है। आज मैं अपनी परेशानियों को, सब चीज़ को भूल चुका हूँ। मुझे नहीं पता थी वो परेशानी क्या थी क्या नहीं थी, मगर इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया तो सब भूल चुका हूँ। बहुत भी चाहता हूँ सर, बोल नहीं पाऊँ। सोचिए 600 से लेकर 1000 रुपए मजदूरी पाने वाले मुन्ना कुरैशी जैसे लाखों मजदूरों की जिंदगी में भले तमाम अंधेरे हों, लेकिन उम्मीद की रोशनी से इनकी जिंदगी आबाद है। रेट माइनर राशिद बताते हैं कि सिलक्यारा टनल में बचाव से पहले फंसे श्रमिकों के परिवार को रोते जब देखा तो उसी वक्त उनको बचाने के लिए जी जान लगा देने का संकल्प ले लिया था। कुछ भी हो, कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, कुछ भी हो जाए, उन बंदों को हम निकाल के लाएंगे। क्यों? वो भी हमारी तरह एक लेबर है, हम भी मजदूर हैं, वो भी मजदूर थे। उनका परिवार वहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रहा था, उनके आंसू हमसे देखे नहीं जा रहे थे। अच्छा। हाँ, जैसे उनका परिवार क्या हमारा ही परिवार रो रहा था, इस तरीके से हम गए थे वहाँ पर। थोड़ी अड़चनें तो आई थी, लेकिन हमने सबको पार कर दिया और हमारे ऊपर वाले ने सब कुछ सही करवा दिया। लेकिन यह बचाव अभियान इतना भी आसान नहीं था। लगातार घंटों तक 2 मजदूर मलबा हटाते, 2 मलबा भरते, फिर 2 लोग इसे खींचकर बाहर निकालते। टीम के मुखिया वकील हसन रंगरेज ने रेट माइनर के काम की मुश्किलें गिनाई। हम तो इसे मैनुअल जैक पुशिंग का वर्क बोलते हैं, जो हम हमारी लाइन में सब बोलते हैं। अच्छा। ये कि जैसे का वर्क बात लगती है, बट रेट माइनिंग ऐसा चूहा को खोद रहा है। ये जो रेट माइनिंग है ना सर, ये समझिए कि चूहा ही मेथड पे काम होता है। अच्छा, जैसे हाँ, बिल्कुल सर, जैसे चूहा आगे खोदता है, मिट्टी पीछे फेंकता है। हाँ। ऐसे ही हमारे 2 लड़के अंदर होते हैं पाइप के अंदर। हाँ। वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं पाइप के हिसाब से, जैसे 800 डाया हो गया, 900 डाया हो गया, तो उसके अंदर खुद को एडजस्ट करते हैं। और एक लड़का मिट्टी तसले में डालता है, उसको एक 4 पहिए की सर मैनुअली हम एक ट्रॉली बनाते हैं, उसके ऊपर तसले रखते हैं, वो उसके पाइप के बाहर आ जाता है। अच्छा। उसको फिर वो जो बाहर लड़के खड़े होते हैं जो खींचते हैं रस्सी से, वो उस मिट्टी को फेंक देते हैं। अच्छा। तो इसी तरीके से हम खोदते जाते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं, खोदते जाते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। 900 mm के पाइप के सहारे घुसकर लोहे, सीमेंट का मलबा और पत्थर काटकर श्रमिकों को बचाने का ये महाअभियान एक नजीर बना। इस घटना ने याद दिलाया कि जब दुनिया की अत्याधुनिक मशीनें फेल हो जाती हैं, तब मजदूरों के जज्बे और हौसले कैसे जीतते हैं। दिल्ली से कैमरामैन आजम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इधर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आज से राय शुमारी शुरू कर दी है। इसके तहत लोगों से ये पूछा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दें या फिर जेल से ही सरकार चलाएं। आपको क्या लगता है केजरीवाल सरकार ने काम किया? आम आदमी पार्टी का दिल्ली में 24 दिन लंबा जनमत संग्रह शुरू हो चुका है। पहले दौर में 20 दिसंबर तक सिग्नेचर कैंपेन चलाया जा रहा है। 21 से 24 दिसंबर तक जन संवाद के कार्यक्रम होंगे। सिग्नेचर कैंपेन में लोगों को समझाया जा रहा है कि कैसे सरकार आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रही है। इसीलिए केस बनाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक के बाद एक गिरफ्तार किया जा रहा है।
फिर लोगों से पूछा जा रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी होने पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये दिल्ली के लोगों ने हमें मुख्यमंत्री बनाया। हाँ। तो उनकी क्या ओपिनियन है, उनकी क्या राय है, हम उसके आधार पर निर्णय लेंगे। हाँ। और उसके लिए पूरे दिल्ली के अंदर ये कैंपेन चल रहा है, लोगों से पूछा जा रहा है घर घर जाकर के कि अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार किए जाते हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। हाँ। ये इस पूरे कैंपेन का मकसद है। ये बुकलेट जो है आम आदमी पार्टी लेके चल रही है साथ में, जिसमें सिग्नेचर जो है लोगों के करवाए जाएंगे और इसमें लोगों से नाम पता और सिग्नेचर तो करवाई जा रहे हैं। साथ में आखिरी में एक कॉलम है कि क्या आप आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। तो ये एक साफ दिखाता है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी जनमत संग्रह तो कर ही रही है, लोगों के बीच जा ही रही है, घर घर जा रही है, जनसंवाद भी होगा। साथ ही ये लोकसभा चुनाव 2024 का भी एक तरह से कैंपेन जो है ये आम आदमी पार्टी कर रही है कि जब ये कैंपेन कर ही रही है और लोकसभा चुनाव आ ही रहे हैं तो इसके जरिए ही वो एक बार फिर से लोगों तक पहुंचे और अपनी बात रखे और अपना चुनाव प्रचार जो है आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया है। उनको गिरफ्तार हो जाते हैं तो जेल जाएं या मतलब इस्तीफा दें या जेल से सरकार चलाएं? नहीं, जेल से सरकार चलाएंगे। इस्तीफा नहीं, महात्मा गांधी भी जेल गए थे, कितना बड़ा सत्याग्रह आंदोलन चला दिया था। नहीं होने चाहिए, गिरफ्तार नहीं होने चाहिए, अपनी सरकार चलानी चाहिए उनको। तो अगर हो जाए तो क्या करें, इस्तीफा दे दें या जेल से सरकार चलाएं? नहीं, इस्तीफा नहीं देना चाहिए, जैसे भी सरकार चलाएं अपनी। गिरफ्तारी होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की क्या करना चाहिए, इस्तीफा दें या जेल से ही सरकार चलाएं? जेल से चलाएं और क्या करें। कैंपेन का नाम रखा गया है मैं भी केजरीवाल। हालांकि इसके नतीजे कब आएंगे ये अभी नहीं बताया गया है। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। चीन में बच्चों में तेजी से रहस्यमय निमोनिया फैल रहा है। महाराष्ट्र सरकार भी इसको लेकर अलर्ट पर है। एडवाइजरी जारी की गई है। अस्पतालों को कहा गया है कि कोविड-19 की तरह तैयारी वो करके रखें। डॉक्टर्स मुंबई के बता रहे हैं कि अक्टूबर-नवंबर महीने में ऐसी बीमारी वाले बच्चे बड़ी संख्या में अस्पतालों में देखे गए। ऐसे मरीजों के नमूने लैब में भेजकर जांच कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा रहे हैं। अस्पतालों में आईसीयू ऑक्सीजन बेड वाले अलग वार्ड तैयार हो रहे हैं। कोविड जैसी ये तैयारी फिर से चीन के कारण मुंबई में दिख रही है। चीन में निमोनिया जैसे लक्षण वाले रहस्यमय बुखार का कहर बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है। इसको लेकर केंद्र सरकार के अलर्ट के बाद महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अस्पतालों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि वे अपने कोविड-19 के बुनियादी ढांचे और व्यवस्था को तैयार रखें। इसमें बेड की संख्या, ऑक्सीजन प्लांट, सिलेंडर, वेंटिलेटर की व्यवस्था आदि शामिल हैं। 6 महीने का ये बच्चा मुंबई के एक्मे हॉस्पिटल में 2 दिन से वेंटिलेटर पर है। कफ, कोल्ड, निमोनिया से ग्रस्त ये बच्चा अब स्थिर है। पर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इरफान अली बताते हैं कि करीब 3 महीने से ऐसी बीमारी वाले बच्चों की बाढ़ इनके अस्पतालों में दिख रही है। लास्ट 3 मंथ्स में हमने काफ़ी ज़्यादा पेशेंट देखे और हमने मैक्सिमम जिन पेशेंट को वेंटिलेटर लग रहा था उनका रेस्पिरेटरी बायोफायर किया था। रेस्पिरेटरी बायोफायर में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है। तो जैसे जितने भी वेंटिलेटेड पेशेंट थे 90% पेशेंट के इन्फ्लुएंजा, आरएसवी निमोनिया और इन्फ्लुएंजा, आरएसवी, बोका वायरस एंड इन्फ्लुएंजा के सब टाइप्स वो सारे देखने को हम लोगों को काफ़ी पेशेंट्स के मिले हैं। तो चीन में जिस तरह से जो मामले बढ़ रहे हैं सर, क्या हम पहले से ऐसे मामले देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ? देखिए अभी वो बहुत क्लैरिटी नहीं है उसमें क्या है, लेकिन वो जिस तरीके से दिखा रहे हैं मिस्टीरियस वायरस और वॉकिंग निमोनिया करके वो लोग लेबल कर रहे हैं, उसमें भी कई सारी रिपोर्ट्स आए हैं। उसमें भी वायरसेस तो यही है, आरएसवी बहुत कॉमन है, वहाँ पे भी इन्फ्लुएंजा है कॉमन, तो ये बहुत कॉमन वायरसेस हैं। लेकिन ये अभी जो क्लाइमेट चेंज होता है और इम्यूनिटी जिनका वीक रहता है उन पेशेंट्स में ये बहुत ज़्यादा हार्म करता है। अभी चाइना में केसेस बढ़ रहे हैं और अभी गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस दिया हुआ है, तो उस तरीके के हमने भी काफ़ी तैयारी करके रखी हुई है। कोई भी पेशेंट अभी ये ऐसा 2-3 दिन का कफ कोल्ड है और फीवर हाई ग्रेड आ रहा है, बच्चे का ओरल इंटेक कम हो रहा है, उन पेशेंट्स को तो तुरंत ही हॉस्पिटलाइज करना चाहिए जिनका ओरल इंटेक कम है, फीवर नॉट रेस्पॉन्डिंग टू पैरासीटामोल। सरकारी जेजे हॉस्पिटल में 20 बेड की संख्या वाला रेस्पिरेटरी इलनेस वार्ड तैयार हुआ है। चीन में निमोनिया के प्रकोप के बीच और अस्पताल भी ऐसी तैयारी शुरू कर रहे हैं। मुंबई टास्क फोर्स नजर बनाए हुए है, पर कहती है कि फिलहाल डरने की दरकार नहीं।
मुझे नहीं लगता कि ये कोई नया स्ट्रेन है। अभी तक इसको अनडायग्नोज्ड वायरल निमोनिया का ही कहा गया है, बट हो सकता है कि अभी थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, काम चल रहा है, तभी जाके मालूम पड़ेगा। टेस्टिंग भी उन्होंने भेजी है लैब के अंदर, तो मालूम पड़ेगा। लेकिन इतना सीवियर नहीं है जितना कोविड सेकेंड वेव जैसा हुआ था। मुझे नहीं लगता है, अगर यस नंबर ऑफ केसेज अगर बढ़ेंगे या उस तब के वायरल इलनेस के जो पहले बीच में बढ़ गए थे 3-4 हफ्ते पहले, उस तब के केसेज में अभी डेफिनेटली गिरावट आई है, डिक्लाइन फेज हुआ है। अगर बढ़ते हैं तो डेफिनेटली अलर्ट वगैरह होगा, जैसे पॉल्यूशन को लेकर के अलर्ट हुआ, गवर्नमेंट लेवल पे युद्ध स्तर पे इसमें काम हुआ। अगर अभी जरूरत पड़ेगी तो वो भी चालू होगा। कितना संक्रामक है सर ये? डेफिनेटली ये ट्रांसमिशेबल है, स्प्रेड बहुत जल्दी होता है, इन्फेक्शियस है, तो डर तो इसमें थोड़ा रहता है। महाराष्ट्र में सांस संबंधी ऐसे मामलों को रजिस्टर करने और ऐसे मरीजों के नमूने परीक्षण के लिए RT-PCR लैब में भेजने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि अस्पताल में इस प्रकार के मामलों के इलाज में काम आने वाली दवाओं का पर्याप्त स्टॉक होना चाहिए। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के महोबा की, जहां किसानों की लाखों रुपए की मूंगफली बर्बाद हो गई। खुले में मूंगफली रखी थी, तेज बारिश हुई, लाखों का नुकसान हो गया। व्यापारियों के अवैध कब्जे से ये परेशान हैं, बारिश में सब कुछ बह गया। महोबा से आइए आपको विशेष रिपोर्ट दिखाते हैं। मेहनत से उगाई गई जिस उपज को बेचने के लिए मंडी में लाए थे, उसे इस तरह से समेटना पड़ रहा है। बारिश हुई और खुले में रखी हजारों क्विंटल मूंगफली पानी में बह गई। जो बच गई है उसे भी भला कौन खरीदेगा। 70 बोरा का ढेर है, 70 बोरा में 20 बोरे का ढेर बचा है मूंगफली का। मूंगफली पानी में बह गई और बाकी जहाँ भी गई, हम सवेरे आए तो देखा 15-20 बोरा बची है। मंडी में किसानों की उपज रखने के लिए चबूतरे बने हुए हैं, जिन पर टीन के शेड हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि इन पर कारोबारियों के कब्जे हैं, लिहाजा उनको खुले में फसल रखनी पड़ती है। जो व्यापारी लेके आ रहे माल, उनका माल रखा है यहाँ खुले में कहाँ है? बरंडे में रखा है। हमारा माल है किसान का, जो है बाहर रखा है, तो पानी गिरा है इसके लिए तो पूरा भीग गया। कितना बर्बाद हुआ माल आपका? हमारा माल हुआ है अभी 1 गाड़ी का माल हो गया है। और किसानों का कितना हुआ लगभग? किसानों को तो बहुत हो गया है। किसानों को लाखों का नुकसान होने का अंदेशा है, लेकिन मंडी के अफसरों को लगता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इस संकट के बाद मंडी सचिव कार्यालय से गायब हो गए और जब परेशान किसान उनके घर पहुंचे तो उन्होंने मामले को टालने की कोशिश की। उसमें जो किसानों का जो नुकसान हो गया है उसके लिए जो है क्षतिपूर्ति तो असंभव लग रही, और उसमें जो है रेट के हिसाब से जो है बढ़ोतरी करना पड़ेगी, तभी जो है किसानों को लाभ मिलेगा। इस बार मूंगफली की जो फसल आई है वो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन मंडी में उसका जो है मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। कुछ व्यापारी दबाव भी बना रहे कि उससे कम करवा दी, लेकिन हमने कहा 5,000 से 10,000 के बीच में टैक्स रहेगा, उससे कम में नहीं मंडी शुल्क काटा जाएगा। मंडियों में किसानों के साथ लूट की कहानियां आम हैं। किसान अक्सर बताते हैं कि किस तरह मंडी के कर्मचारी और गैर कानूनी तरीके से कारोबार कर रहे व्यापारी उनको लूटते हैं, लेकिन किसानों की कोई नहीं सुनता। हो सकता है कि इस बार जिम्मेदार मंडी कर्मचारियों पर कार्रवाई हो जाए, लेकिन क्या इसके बाद भी ये सिलसिला थम सकेगा? महोबा से इरफान पठान के साथ लखनऊ से तनिष्क पंजाबी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। दुबई में आयोजित वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमीर देशों को निशाने पर लिया। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कुछ देशों के किए की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। जो भी देश ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, उन्हें जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकासशील और गरीब देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी चाहिए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन का उदाहरण दुनिया के सामने पेश किया है। हमारा लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को 2030 तक 45% घटाना है।
इस दौरान पीएम मोदी ने ये भी घोषणा की कि 2028 का क्लाइमेट समिट यानी कि कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 33 भारत में आयोजित होगा। तो क्या भारत में G20 के बाद एक और मेगा आयोजन कॉप 33 होने वाला है? कॉप 33 2028 में कॉप 33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। मुझे आशा है कि आने वाले 12 दिनों में ग्लोबल स्टॉक टेक की समीक्षा से हमें सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का रास्ता मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गिर सोमनाथ में विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित किया। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और जब हमारी आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तब हर क्षेत्र में दुनिया में भारत सर्वप्रथम हो, ये संकल्प लेने का कार्यक्रम आज यहाँ हो रहा है। और इसी के साथ शो में रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पहली बार वॉरशिप पर महिला कमांडर। और अब आइए आपको दिखाते हैं पहली बार वॉरशिप पर महिला कमांडर। नौसेना एक और इतिहास रचने जा रही है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एक महिला को नौसेना की फास्ट अटैक क्राफ्ट बोट की कमांडिंग अधिकारी बनाया गया है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि यथास्थिति को लगातार चुनौती देने की कोशिश है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि नौसेना भविष्य में एक महत्वाकांक्षी और गतिशील पथ पर बनी रहे। फिलहाल महिला अधिकारी की कमीशन ट्रेनिंग चल रही है। आपको बता दें कि वायुसेना और थल सेना में पहले ही महिलाएं कई यूनिट को कमांड कर रही हैं। सेना ने अग्निवीर योजना में महिलाओं के लिए दरवाजे खोले हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि सेना में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। अब महिला अधिकारी लड़ाकू विमान से लेकर हेलीकॉप्टर तक उड़ा रही हैं और अब युद्धपोत पर भी तैनात होने जा रही हैं। और शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।